टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में आपको क्लास 11th और 12th के जो एनसीईआरटी सीबीएसई के जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनका मैं हर दिन आपको एक एक पेज समझाती हूँ और आपका कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही कवर करती हूँ। तो हमने चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके जो लेफ़्ट में या जो बैक साइड में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके थे। हर दिन मैं आपको एक एक पेज समझाती हूँ तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है कि हाँ मुझे बहुत ही पढ़ना है, बहुत ही समझना है। आसानी से हम चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। जैसे हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट कर लिया हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हर दिन मैं एक एक पेज समझाती, छोटी छोटी वीडियोज़ होती तो आपको जल्दी समझ में आते रहती हैं चीज़ें। तो अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, उससे हम स्टार्ट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। जो हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका CaCl3 प्रेजेंट है, इसमें ये बताया गया। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कैंसर, कार्सिनोजेनिक मतलब होता है जो कैंसर आपको प्रोवाइड कर सकता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm। आपको पता है कि जो ppm होती है वो एक टाइप की मास की ही यूनिट होती है। अब हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। सेकेंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द CaCl3 इन वाटर सैंपल। मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म ही होता है जो हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा हुआ था। आगे जब दिया गया था वो थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था। तो अब हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन ये एक्सप्रेस इन दिस इन परसेंटेज बाय मास। आपको m/m का तो फॉर्मूला, परसेंटेज मास परसेंटेज का तो फॉर्मूला पता ही है। मास परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका कहते हैं मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, इनटू 100 कर देंगे इसी को। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो 15 ppm प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 ppm इज इक्वल टू 1 पार्ट आउट ऑफ 1 मिलियन 10⁻⁶ पार्ट। इसमें बेसिकली ये होता है, जो ppm होता है वो बेसिकली हमें एक पार्ट बताता है 1 मिलियन पार्ट्स में, मतलब 10⁻⁶ पार्ट्स हैं किसी चीज़ के, उसमें से सिर्फ एक पार्ट को क्या बताता है, 1 ppm डिनोट करता है। तो मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर, देखो हमें जो 15 ppm बताया गया, ठीक, 1 ppm का हमें मतलब पता है कि जो आपका 15 ppm क्लोरोफॉर्म बताया गया है इन वाटर सैंपल। अब देखो 1 ppm हमें बताया जाता है कि एक पार्ट होगा आपका 10⁻⁶ पार्ट में। 10⁻⁶ पार्ट्स हैं किसी चीज़ के, उसमें से जो एक पार्ट होगा वो आपका ppm बताता है, 1 ppm कहता है। अब 15 ppm बोला गया है तो मतलब कि 10⁻⁶ पार्ट में आपका 15 पार्ट आपका 15 ppm होगा। तो क्लोरोफॉर्म का हमने ये तो 100 मल्टीप्लिकेशन हो गए जो हम मास परसेंटेज निकालते हैं उसके लिए। 15 ppm मतलब कि 15th पार्ट, और आपके कितने पार्ट्स लिए गए, 10⁻⁶ पार्ट्स, तो डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज, ये आपका मास परसेंटेज आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। मास परसेंटेज पूछा गया आपसे, और मास परसेंटेज आपका कैसा होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैसे पता चलेगा, इसमें 15 ppm दिया गया है क्लोरोफॉर्म का। 1 ppm का मतलब क्या होता है, एक पार्ट 10⁻⁶ पार्ट्स में। वैसे 15 ppm का मतलब क्या होगा, 15 पार्ट्स इन 10⁻⁶ पार्ट्स में। तो 15 ऊपर चला जाएगा और 10⁻⁶ नीचे होगा। इनका जब आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट इसका दिया गया है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द CaCl3 इन वाटर सैंपल। अब आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको, इसलिए मैं आपको सारे फॉर्मूलेस फिर से बता रही हूँ, बट अगर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊँगी कि कैसे करना है, आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। मोलैलिटी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोलैलिटी का
मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर, रुको ये कैसे, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है, और मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म ही आपको बताता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको मोलैलिटी के आपको किसका बताना है, CH3L3 का। ठीक, तो CH3L3 का मोल्स पहले तो हमारा होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है केजी में, दूसरा हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा CH3L3 का, तो फिर हम इसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहला हमें दिखाना है, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका बताता है मोल्स कितने होंगे। अब हमें मोलर मास तो हम CH3L3 का निकाल सकते हैं ना, CH3L3 का ही हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं। तो CH में हम आपका कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 3 क्लोरीन से कर देंगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा इन ग्राम में। अब देखिए आपको ये जो मास परसेंटेज दिए, देखो क्वेश्चन जो आपका पहला पूछा है ना, उसी से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रिलेट होगा। आपको जो मास परसेंटेज दिया गया है, मास परसेंटेज बेसिकली आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो उससे जब हम मास परसेंटेज की जो डेफिनेशन होती है उसमें बेसिकली क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे मास परसेंटेज की, देखो मैं आपको दोबारा से उसको दिखा देती हूँ, भूल जाते होगे, पर ये मैं चाहती हूँ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपको इतना ऊपर ले जाकर पूरा अच्छे से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। देखिए मुझे कितना ऊपर आना पड़ रहा है। मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। इसकी जब डेफिनेशन देखते हैं तो बेसिकली आपको ये बताता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपके कितने ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वही आपका मास परसेंटेज बताता है। ठीक है, मैं बैक आती हूँ पहले तो। हाँ, अब आपका जो मास परसेंटेज होता है ना, वो बेसिकली आपको ये बताता है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ, या आप लिख लेना डेफिनेशन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें मास परसेंटेज बता दिया है कि हमने जब मास परसेंटेज कैलकुलेट किया तो वो 1 ये थोड़ा, अब हमें देखिए मास परसेंटेज 1.5 इंटू 10⁻³ हमने कैलकुलेट किया। अगर हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि 100 ग्राम ऑफ सैम्पल्स जो है हमारा वाटर सैंपल, उसमें CH3L3 के कितने ग्राम प्रेजेंट है, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि हमने ये मास परसेंटेज से कैलकुलेट कर लिया। मास परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया, उससे हम क्या समझे कि 100 ग्राम ऑफ सैम्पल्स में 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ CH3L3 प्रेजेंट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब हमें देखिए, अब हमें पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हमने यहाँ पर मास परसेंटेज से देखा, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट वाटर सैंपल ही है, CH3L3 तो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जब हमने मास परसेंटेज से देखा तो 100 ग्राम ऑफ सैंपल में इतने ग्राम ऑफ CH3L3 प्रेजेंट है। अब हमें मास वो क्या कहते हैं मोलैलिटी निकालनी, तो मोलैलिटी में जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो केजी में लिया गया है। आपको पता है 100 ग्राम ऑफ सैंपल में इतने ग्राम ऑफ CH3L3 प्रेजेंट है, तो केजी का क्या ये 1 केजी के इक्वल होता है। ये 1 केजी 1000 ग्राम आपका 1 केजी के इक्वल होता है। तो अब हमें 1000 ग्राम में कितना निकालना है, तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जब 100 में इतने ग्राम आपके CH3L3 प्रेजेंट हैं तो 1 में आपके कितने प्रेजेंट हो, डिवाइडेड बाई 100, और आपको 1000 ग्राम में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। तो आपका क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा कि 1000 ग्राम ऑफ सैंपल में कितने ग्राम ऑफ CH3L3 प्रेजेंट है। मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म, ये आप हटा दीजिए, ये सही नहीं है।
ये जो है ना आपका, ये फालतू में यहाँ लिखा गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। रुको मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ, ठीक है। इसको आप मत देखिएगा, ठीक। अब आपसे पूछा गया मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर, ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो डायरेक्टली। तो मोलैलिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब हमें पता है कि अब हमें पता है मोल्स कैसे निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास आपका कैसे निकला है, गिवन मास आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, क्योंकि आपको पता है आपने यूनिटरी मेथड से निकाला, आपको मास परसेंटेज से पता चला 100 ग्राम में इतने ग्राम CaCl3 होता है, तो आपको 1000 में निकालना, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट आपने 1 kg लिया हुआ है, kg में लिया है, तो kg में आपका 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में आपका कितना होगा मास, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम ऑफ CaCl3। तो आपको मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास आपका इतना आ गया है। अब मोलर मास निकालना है, तो इसको कहते हैं, आपको मोलर मास निकालने का फॉर्मूला तो पता है, एक तो आपको कार्बन का मास लिखना होगा, प्लस हाइड्रोजन का मास लिखना होगा, क्लोरीन का मास लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करना होगा, क्लोरीन के 3 एटम्स प्रेजेंट है। इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मोलर मास आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। और आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपने केजी में लेना है, केजी में आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आपने ले लिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए तो आपने 1000 ग्राम में निकाला ही है कितना, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो आपका मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है। पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दूसरा डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। पहले तो आपने मास परसेंटेज से यही समझा कि 100 ग्राम ऑफ सैंपल CaCl3 में इतने ग्राम आपका CaCl3 प्रेजेंट होगा। अब आपको केजी में देखना है, तो आपने 1000 ग्राम ले लिया, 1000 ग्राम का कैलकुलेशन आपने यूनिटरी मेथड से कर लिया, तो आपको क्या कहते हैं पता चल गया कि गिवन 1000 ग्राम में आपका कितना CaCl3 प्रेजेंट होगा। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स के बाद डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर देंगे, तो आपका मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप 1-2 बार और समझिएगा, वीडियोस और देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछिएगा, पर कोशिश करिए कि ये आप खुद समझने की कोशिश करें, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस आपको पता है, मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था। साइंटिफिक नोटेशन जो आपके डेसिमल में वैल्यूज़ दी गई होती, जब आप उसको 10⁻x कर देते हो या 10⁻n कर देते हो, तो वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में आप डिनोट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, 0.048 0.0048। अब आपको इसको डेसिमल में लिखना है, तो आप कैसे, मतलब कि 10⁻n में लिखना है, तो आप कैसे करोगे इसको, पहले तो आप ये लिखो 0.0048 अपॉन ये कितना 1 2 3 4 4 0 यहाँ पर आ जाएंगे, पर यहाँ पर आपको 4.8 डेसिमल में ही लिखना है, पर 10⁻ में लिखना है, तो 4.8 इंटू 10⁻³ अब आपको यहाँ पर 10⁻ में लिखनी है वैल्यू, तो आपको कैसे करना होगा 234,000, तो इसकी जब आप डेसिमल में वैल्यू करोगे और 10⁻ में करोगे 2.34 इंटू 10⁻5। अब आपको 80008 में लिखना है, यहाँ पर आप इसके देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ डेसिमल के आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही नंबर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं वो आगे राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, और जितने भी राइट हैंड साइड में नंबर जाते हैं ना, वही आपका डिवाइडेड बाई या 10 मतलब कि 10⁻- में या 10⁻+ में आपका चला जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर 8008 लिखना है, तो आपको क्या करना है 8 लिखो फिर 0.008 लिख दो, ठीक। आपके यहाँ पर पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं
3 डिजिट है तो इंटू 10⁻³ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में गया। अब देखिए यहाँ पर 500.0 500.0। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डेसिमल वहाँ लगाना है जिसके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही नंबर हो। 5 लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर आपको देखो 2 0, आप 2 पॉइंट आप आगे जा रहे हो। डेसिमल जहाँ पर था उससे आप 2 पॉइंट आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 10⁻²। अभी देखिए 6.0012 है। अब आपका ये तो सही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो आपका डेसिमल जो है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये तो सही नोटेशन है। आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में जो भी आपके नंबर डेसिमल में दिए गए हैं तो आपको ऐसे लिखना है कि पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट हो और राइट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट डालनी है डालो, पर लेफ़्ट हैंड साइड में आपकी एक ही डिजिट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने कितने, सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने के लिए मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जब समझाया था उसमें कुछ रूल्स बताए थे, वो आपको दिमाग में होने चाहिए, तभी आप जाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हो। 0.00025, इसमें अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं तो आपको ये एक रूल था कि आपके डेसिमल, अगर डेसिमल के आगे 0 लगा होता है तो उसका कोई भी उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं करते। डेसिमल के बाद अगर जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट हैं तो यहाँ पर 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा। 208, यहाँ पर एक सिंपल सा नंबर दिया गया है और 0 जो आपका 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करते हो। तो ये नॉन जीरो डिजिट तो आप कैलकुलेट करते ही करते हो, बट आपका अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आता है तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 3। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट्स है के बीच में 2 0 आ रहे हैं तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होंगे। तो आपके टोटल यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 4। अब आपका यहाँ देखो, यहाँ पर आपके नॉन जीरो डिजिट्स के आगे 0 डिजिट्स आए हैं, मतलब कि यहाँ पर आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो डिजिट्स 0 हैं ये आपके मिड, नॉन जीरो डिजिट के मिड में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कि ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ये तीनों आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, ये सारे रूल्स के बेसिस पे चल रहे हैं, आपने 5-6 रूल्स पढ़े थे उसी रूल्स के बीच में आपको ये एग्जांपल्स दिए गए, तो आपको अच्छे समझने के लिए आपको वो सारे कंसेप्ट्स भी दिमाग में होने चाहिए। अब आपको एक रूल ये भी था कि डेसिमल के आगे या डेसिमल के पीछे आपके आप नॉन जीरो डिजिट के, मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए डेसिमल के आगे लेफ़्ट में आपके एक 0 लगा हुआ है तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं होगा, पर डेसिमल के आगे अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट्स आ जाता है तो वो सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो डेसिमल के आगे नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं तो मतलब कि ये पूरा ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डेसिमल के आगे नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो मतलब कि ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पर आपका 0 आता तो ये 0 भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते, ना तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते, बट डेसिमल के आगे नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर जो आपका होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर 5 आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको जो राउंडिंग ऑफ डेसिमल का नंबर, वो भी हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि राउंडिंग ऑफ कैसे करना होता है। ठीक है, 34.216, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक ही रखना है, मतलब कि आपके जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 आ रहे हैं तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें 3 तक रखना है। तो देखिए यहाँ पर 34
0.216। अब हमें पता है कि ये दोनों तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गए, तो मतलब 2 तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको रखना है। तो आपको ये जो नंबर है ना, इससे आपको ये दोनों नंबर आपको हटाने पड़ेंगे, तब आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अब आप देखो, जो भी नंबर आपको हटाना होता है तो वो उसको हटाने से पहले आपको ये देखना होता है कि वो नंबर आपका लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है। यहाँ पर देखिए लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 होता है कोई नंबर तो उसका जो प्रीसीडिंग नंबर होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो जब हम ये दोनों नंबर हटाएंगे तो ये जब नंबर हटाया जाएगा तो आपको पता है ये जो 1 है कि लेस देन 5 है, तो इसको जब हटाओगे तो इससे आपको 2 में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ करोगे तो कितना आएगा 34.2। अब इधर देखिए 10 तो आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया, पॉइंट लगे, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, तो यहाँ तक ही आपको नंबर रखना है। तो जो आपका ये यहाँ इतने नंबर आपको हटाना पड़ेगा सॉरी इतना नंबर आपको हटाना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है 1, ये आपका लेस देन 5 है। तो जब आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो लेस देन 5 है, तो मतलब कि इसके प्रीसीडिंग वाले नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो 10.4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ करके आ गया। अब ये देखिए 0.04597, आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, अगर पॉइंट के आगे लेफ़्ट हैंड साइड में 0 प्रेजेंट है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं होता है। अगर पॉइंट के आगे आपका नॉन जीरो डिजिट नंबर है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो इसके और इसके बाद वाले ये दोनों ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं होंगे। तो आपके ये दोनों नंबर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आ रहे। अब आपको इतने में आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपका 1 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये होगा 2 और ये होगा 3। यहाँ तक आपको सिर्फ नंबर लिखना है। तो ये नंबर आपको हटाना पड़ेगा। जो नंबर आपको हटाना पड़ता है वो आपको देखना होगा कि ये लेस देन 5 है कि इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है। ये आपका ग्रेटर देन 5 में आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 5 में आ रहा है, तो आपका जो प्रीसीडिंग नंबर होगा वो +1 हो जाता है। +1 आप जब 9 को करोगे तो वो 10 हो जाएगा। 10 लिखने के लिए आपको यहाँ पर 0 लिखोगे, अब यहाँ पर 10 आएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, पर ये जो 1 है वो आपका इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो आपका 0.0460। ये तो 10 का हो गया। ये 7 को हटा कर यहाँ पर 9 में आपने +1 किया तो आपको 10 हो गया, 10 का 0 हो गया, और जो 1 होगा वो इसमें आगे वाले नंबर +1 हो जाएगा, तो वो 6 हो गया, 0.0460। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3। ये देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए ना। हाँ 2808, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो ये 3 नंबर तो आपको लिखने ही होंगे, ये नंबर आपको हटाना है। ये नंबर आपको हटाने के लिए आपको पता है ये नंबर आपका ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 होता है तो आपका जो प्रीसीडिंग नंबर होता है वो +1 में चला जाता है। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ जाएगा 2810, ठीक है, 2810, ठीक। आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर जाएगा तो यहाँ तक आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाएगा राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। आपके लिए आज थोड़े से कंसेप्ट्स पुराने वाले और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वो पुराने कंसेप्ट ही सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, साइंटिफिक नोटेशंस हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गए, इन सब के हमने एग्जांपल्स भी कर लिए जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे से समझाया गया था। अब आपने एक एग्जाम्पल भी देखा, मास परसेंटेज का भी देखा और मोलैलिटी का भी देखा। ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको और समझने वाले हो जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएगा, आपको थ्योरी दे दिया और आपको फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।